सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित प्रश्न फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में सदस्यगणों के द्वारा यह लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाए। यह बहुत पुरानी कक्षा हो गई है, थोड़ा थोड़ा सा याद विस्मृत हो रहा है कि एक बार प्रश्न कुंडली कैसे बनाए, इस पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाता तो बहुत ही उत्तम होती। तो आज यह रिवीजन की कक्षा है, जिसमें आप लोग जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाए। स्वर कुंडली भी बनती है, अंक कुंडली भी बनती है, दिशा कुंडली भी बनती है, वर्तमान का लग्न कुंडली भी बनता है। जो भी सदस्य कक्षा में उपस्थित हैं, अगर उनके पास में पंचांग है तो पंचांग का पन्ना खोल ले। हम पूछेंगे, आप बोलते चले जाइएगा, सभी स्पष्ट होता चला जाएगा। बस 15 से 20 मिनट में सभी कुंडली के बारे में हम लोग सरसरी तौर पर समझ लेंगे। किसी सदस्य ने पंचांग का पन्ना खोल लिया? जिन्होंने पंचांग का पन्ना खोला हो, कृपया बोले। यदि नहीं तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर आजकल सॉफ्टवेयर से भी देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी गुरुदेव। तो उसके सहारे, हाँ, तो उसके सहारे भी मोबाइल से देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमने भी वैसे अपना मोबाइल खोल लिया है, मोबाइल से भी देख सकते हैं। क्योंकि एक बार में दो चीज शेयर नहीं किया जा सकता, क्या तो व्हाइट बोर्ड शेयर किया जाएगा या तो पंचांग का पन्ना शेयर किया जाएगा, दो में कोई एक ही। तो अभी हम वर्तमान के ग्रह का गोचर ही मोबाइल से हमने जो अभी देखा है उसको अभी हम शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं साथ में, क्योंकि पन्ना तो खोलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। अभी मैं एक पंचांग का पन्ना शेयर कर, पंचांग का पन्ना नहीं, सॉफ्टवेयर से जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है मोबाइल से, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ वर्तमान के लग्न का। आप लोगों को दिखलाई दे रहा है? जी गुरु जी दिख रहा है। दिख रहा है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज का विषय वस्तु है कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाए, स्वर कुंडली, अंक कुंडली, दिशा कुंडली या वर्तमान का व्यतीत हो रहा लग्न कुंडली। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर कुंडली बनाने का प्रयास करते हैं कि स्वर कुंडली बनता कैसे है। आरूढ़ कुंडली भी होती है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आरूढ़ कुंडली। तो स्वर कुंडली बनाने के लिए हम लोग सामने वाले व्यक्ति से, यहाँ पे दो बातें आती है। समय के अनुसार हम पूछते हैं, तो कभी देवता का नाम, फूल का नाम, नदी का नाम, स्थल का नाम इत्यादि। या हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब भी प्रश्न कुंडली से फलादेश करना हो तो सबसे पहले ज्योतिषी को चाहिए, स्वयं को चाहिए कि अपने आप स्वयं को
अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित करे, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित करे, इष्ट देव का स्मरण करे, गुरुदेव का स्मरण करे, उन्हें अभिवादन कर ले। अभिवादन करने के बाद में जो अंतर मन से प्रश्न आ जाए पूछने के लिए, जो भी मन में विचार आ जाए कि फूल का नाम पूछ लूं, नदी का नाम पूछ लूं, जो पूछना है पूछ लीजिए, यह हमारे गुरुजनों का कहना है। तो आप जो पूछ लेते हैं, कुछ भी तो पूछेंगे अंकों का नाम शब्दों में, कि आप फल का नाम बोलिए, देवता का नाम बोलिए, नदी का नाम बोलिए, फूल का नाम बोलिए, कुछ तो बोलेंगे आप, कुछ तो पूछेंगे ना। जी गुरुदेव। तो सामने वाला कोई शब्द बोलेगा, मान लीजिए कि कोई भी शब्द बोलेगा, अगर वह बोल दिया अनार, अनार बोल दिया, आम बोल दिया, कुछ भी बोल देगा, खरगोश ही बोल दिया, डमरू बोल दिया, शिव बोल दिया, कुछ तो बोलेगा ना। तो यहाँ पर शब्दों से ही कुंडली बन जाती है, शब्दों से ही कुंडली बन जाती है। तो यदि व्यक्ति अ से लेकर, अब आप लोग नोट करते चलें, यदि व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है वह शब्द कौन है उसको देखें, शब्द के शुरू के अक्षर को देखें, वर्ण को देखें, क्या वह अ वर्ग से है, यानी कि अ से लेकर अह तक के बीच में है कोई भी शब्द शुरू वाला, तो इसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य देव। तो सूर्य देव के पास में एक ही राशि है, तो इसके स्वामी सूर्य देव हैं, तो लग्न कौन सा हो गया? सिंह लग्न। सिंह लग्न हो गया। पहले लग्न का निर्धारण करने की बातें सीख ले, समझ ले, उसके बाद में ग्रहों को भी स्थापित करना हम लोग सीख लेंगे। अगर व्यक्ति क से लेकर अंग के बीच के किसी अक्षर से, वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बोलता है, तो इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव की दो राशियां हैं, 1 और 8। अब यहाँ पर देखें क, ख, ग, घ, अंग, तो यह देखना है कि अगर वह कमल बोल दिया तो यह विषम है, 1 2 3 4 5। क्या वह विषम अक्षर है? तो विषम अक्षर है तो मंगल की दो राशियां हैं, एक विषम है और दूसरा सम है। तो यदि कमल बोलता है तो 1 नंबर की लग्न हो गया। अगर वह खरगोश बोलता है तो सम राशि हो, सम अंक हो गया, तो मंगल देव की जो सम राशि है वह हो जाएगा। अगर वह गमला बोल दिया तो फिर 1 नंबर की राशि, अगर वह घड़ा बोल दिया तो फिर 8 नंबर की राशि। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। इसी प्रकार से चौवर्ग के स्वामी, च से लेकर य तक के स्वामी शुक्र देव होते हैं। कौन से देव होते हैं? शुक्रदेव। इनकी भी दो राशियां हैं, 2 और 7। अगर व्यक्ति चम्मच बोल देता है तो च पहला वर्ण है तो विषम हो गया, तो विषम, शुक्रदेव की विषम राशि कौन है? 7 नंबर की है। अगर चम्मच बोलता है तो 7 नंबर का लग्न हो गया। अगर वह छाता बोल दिया तो क्या हो गया? छाता सम राशि पर है, इसलिए 2 नंबर की इनकी राशि सम हो गया, तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि लग्न में हो गई। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। यदि प्रश्नकर्ता ट वर्ग का कोई शब्द बोलता है, यदि प्रश्नकर्ता ट वर्ग का कोई शब्द बोलता है ट से लेकर 9 के बीच तक, तो ट वर्ग के स्वामी बुधदेव होते हैं। कौन से देवता होते हैं? बुधदेव होते हैं। अगर ट बोला, टमाटर बोल दिया, टमटम बोल दिया, तो ट यह पहला अक्षर है, तो बुधदेव की दो राशियां होती है 3 और 6, तो यह विषम हो गया। पहला अक्षर विषम कहा जाता है, तो बुधदेव की 3 नंबर की राशि। अगर वह ठेला बोल दिया तो यह सम संख्या पर है, तो कौन सा लग्न राशि हो जाएगी? कन्या। कन्या। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग समझेंगे। अगर डमरू बोल दिया तो यह विषम राशि पर हो गया, तो फिर लग्न की राशि 3 ही होगी। इस प्रकार से समझेंगे। ट वर्ग के बाद में त वर्ग आता है,
तो से लेकर 9 के बीच में अगर कोई शब्द बोला जाता है तो इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जिनकी 2 राशियां हैं। अगर सम अंकों पर अगर तबला बोला जाए बोला तो यह तबला बोल दिया तो से ही अक्षर शुरू होता है, तो थ द, तो यह प्रथम अंक है। तो देवगुरु बृहस्पति यह विषम हो गया, तो 9 नंबर की राशि। अगर छ से शब्द शुरू होता है तो 12 नंबर। अगर 10 से शुरू होता है, दूध ही बोल दिया, तो 9 नंबर की राशि। स्पष्ट हो गया? जी गुरुदेव। अगर वही व्यक्ति प वर्ग की कोई शब्द बोलता है, प से लेकर म तक बोलता है, तो इसके स्वामी शनि देव होते हैं। इनकी 2 राशियां हैं, 10 और 11। ठीक उसी प्रकार सभी के नियम एक ही जैसे हैं, नियमों में कोई अंतर नहीं है। अगर प से बोला व्यक्ति पवन ही बोल दिया, कुछ भी पूछ रहे हैं पवन बोल दिया आपके प्रश्नों के जवाब में, तो प पहला अक्षर है, फ ब भ म, 1 2 3 4 5। तो पहला अक्षर प बोल दिया तो यह विषम हो गया। तो शनि देव की जो विषम राशि है वह लग्न की राशि हो जाएगी। अगर वह फ से शुरू होने वाला शब्द बोल दिया तो यह सम अंकों पर है, तो शनि देव की सम की राशि यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर ब से शुरू होने वाला शब्द बोल दिया तो फिर यह तीसरा पर हो गया, तो फिर क्या हो गया, विषम हो गया, तो 11 नंबर की राशि। अगर म से शुरू होने वाले पर बोलेगा तो फिर लग्न की राशि कौन होगी? अगर म से शुरू होने वाले शब्द अगर बोल दिया प्रश्नकर्ता, तो लग्न की राशि कौन सी हो जाएगी? कुंभ। कुंभ। विषम, कुंभ। ठीक है याद। अब इसके बाद में यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा य से लेकर ह तक के बीच के वर्णों से शुरू होने वाले कोई भी शब्द बोलते हैं, तो इस य वर्ग के स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, लग्न की राशि कर्क होगी। कर्क हो गया। तो लग्न की राशि हो गया, लग्न का निर्धारण कर लिए। अगर मान लिया जाए उसने य वर्ग का ही अगर कुछ बोला, चाहे अब आप लोग बोले कोई भी शब्द बोले, प्रश्न कुंडली अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कोई फल का नाम बोले आप लोगों में से कोई व्यक्ति, केला। केला आपने कहा, तो यह क से शुरू हो रहा है, यह क वर्ग से आता है। इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। क वर्ण का पहला अक्षर है, विषम स्थान पर है। मंगल देव की 2 राशि है, 1 और 8। तो जो विषम राशि है वह लग्न की राशि हो गई। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ पर लग्न की राशि लिख लेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो लग्न हम लोग बिठा लिए। अब इसके बाद में ग्रहों को हम लोग स्थापित करेंगे। वह कैसे स्थापित करेंगे सो देखा जाए। अब यहाँ पर वर्तमान में आज की ही अभी की कुंडली है, यह आज की ही तारीख 2 मई 2025, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 मई 2025 और 18:44, यानी कि 6:44, अभी 6:57 हो रहा है। समथिंग अबाउट 12-13 मिनट पहले की कुंडली है, जब हम लोगों ने कक्षा स्टार्ट किया था। तो अब मेष राशि में कौन से ग्रह हैं, लग्न में कौन से ग्रह हैं, तो यह भी अच्छी ही है। सॉफ्टवेयर से देख ले या पंचांग से देख ले, बात लगभग एक ही होती है, अंतर नहीं होता। तो 1 नंबर की राशि में सूर्यदेव हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव को लिख दिया गया। 2 नंबर की राशि में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो गोचर के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति को लिख लेंगे। 3 नंबर की राशि में चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव को लिख देंगे। 4 नंबर की राशि में मंगलदेव हैं, मंगलदेव को लिख लेंगे। 12 नंबर की राशि में राहु बुध शुक्र शनि है, यहाँ पर राहु बुध शुक्र एवं शनि है, हो गया। तो राहु अगर 12 नंबर की राशि में है तो केतुदेव 6 नंबर की राशि में, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, है कि नहीं है? 6 नंबर की राशि में
स्पष्ट हो गया? जी गुरुदेव। अब इसके बाद जी में गुरुजी। यहां से देखा जाए कि ये बातें हुई। अब इसके बाद में हम इसको यहां से हटाते हैं। अब तो खैर ग्रहों को स्थापित करने के लिए कहीं से कोई दिक्कत ना है ना? क्या जरा भी नहीं दिक्कत है? गुरुदेव, जरा भी नहीं, बहुत बढ़िया। जरा भी दिक्कत ना नहीं है। तो अब हम इसको हटा सकते हैं, फोटो को। जी गुरुदेव, धन्यवाद। ग्रहों के गोचर वाला फोटो हटा दें। जी जी गुरुदेव। तो यहाँ से अब हटा। अब यहाँ से देखें। हाँ जी, मेष लग्न हाँ जी, बनाया मेष। अपन ने अभी। हाँ, मेष केला लग्न से की अभी मेष लग्न बन गया तो ना, क्योंकि केला क है और क वर्ग का स्वामी मंगल देव अभी हम लोगों ने नोट किया। और क जो है शुरू वाला ही अक्षर है, यह विषम स्थान पर आता है। क, ख, ग, घ, अंग 5 हुआ, 1 2 3 4 5। तो विषम स्थान पर क है, विषम स्थान पर ग है, विषम स्थान पर अंग है, सम स्थान पर ख और घ है। तो यदि विषम स्थान वाले शब्द आते हैं तो मंगल देव की जो विषम राशि है वह हो जाएगा। अगर सम स्थान पर अगर कोई शब्द वर्ण है तो उसके लिए मंगल देव की सम राशि हो जाएगी। इसी प्रकार सभी ग्रहों के लिए। अब सर इससे नमाज़ करते हैं क्या अपन? हाँ, तो नवमांश के निर्धारण के लिए वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है, वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है उसके अंश को देख लेंगे, कितना अंश है, उससे नवमांश का निर्धारण कर लेंगे। अगर मान लिया जाए यही तुला राशि व्यतीत हो रही है तो उस समय तो खैर 10-12 मिनट पहले की बात है, तो कितना था अभी हम देख रहे हैं उसी समय की 15:32। नहीं ना, अभी 6:44 पर ही अगर यह बात है तो उस समय लग्न का अंशात्मक मान तुला का 23:41 था। तो इस लग्न का भी अंशात्मक मान हम 23:41 ही ले लेंगे। जितना वर्तमान में लग्न जो व्यतीत हो रहा है उसका जो नवमांश लग्न की डिग्री होगी यहाँ भी उतना ही मान्य होगी। बातें स्पष्ट हो गया? तो यह मेष का 23:41 हो गया। तो मेष राशि का यह 23:41 का मतलब क्या हुआ? 23-20 तक रहता तो 7वां नवमांश, तो अब तो 8वां नवमांश हो गया ना। तो 8वां नवमांश यानी वृश्चिक की नवमांश आ गई। तो लग्न नवमांश कुंडली बनाएंगे तो वृश्चिक राशि से हो जाएगा, लग्न बनेगी। एवं ग्रहों के अंशात्मक मान के आधार पर वह किस नवमांश में जाएंगे या वर्तमान का हम लोग सॉफ्टवेयर से नवमांश कुंडली देख लेंगे, लेकिन लग्न बना लेंगे वृश्चिक का नवमांश में। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। नवमांश कुंडली वही रहेगा, नवमांश कुंडली वही रहेगा कि किस राशि में, जिस राशि में जो ग्रह है उसी राशि में रहेगा। नवमांश कुंडली में यदि सॉफ्टवेयर से आप लोग देखते हैं तो सॉफ्टवेयर से चाहे जो भी लग्न बनता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके नवमांश का लग्न वृश्चिक हो गया और सॉफ्टवेयर के तो गुरुजी नवमांश में 8वें नंबर की राशि का तो कर्क से शुरू होता है ना? तो यहाँ पे मेष राशि है ना, मेष राशि का 8वां नवमांश है ये, 7वां मेष। हाँ, मेष राशि का, हाँ मेष राशि का यह 8वां नवमांश है। तो मेष राशि का 8वां नवमांश कौन सी राशि होती है? तो मेष का नवमांश, प्रथम नवमांश मेष से ही शुरू होता है, तो 8वां नवमांश वृश्चिक ही होगा। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब इसके बाद में स्वर कुंडली के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद में हम लोग अन्य कुंडली पर भी चर्चा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में सभी कुंडलियों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि 1 मिनट, अंक कुंडली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंक पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अंक अंक पूछते हैं। अंक पूछते हैं। कहां से कितने अंक पूछते हैं? आप सबों को 1 से मालूम? 108। 108। 1 से 108 पूछते हैं। वह अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम क्या पूछेंगे, आवश्यकता क्या है, लेकिन नवमांश आधारित ही पूछना अच्छा होता है। तो वही ठीक है, 1 से 108। तो 1 से लेकर 108 तक का हम अगर पूछते हैं
अगर हम लोग 1 से लेकर 108 के बीच में पूछते हैं तो यह 108 क्या है? एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, लग्न 12 ही हो सकते हैं, तो 12 राशियों का लग्न हो सकता है। तो और एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, 12 में 9 से गुना करते हैं तो 108 होता है। तो हम लोग नवमांश की संख्या पूछते हैं, तो 1 से 108 तक के बीच में पूछ लेंगे। अब आप ही लोगों से पूछ रहे हैं कि कोई भी सदस्य जिनको यह ज्ञान नहीं है वह बोले, 1 से लेके 108 के बीच में से कोई भी संख्या। 77 77 बतलाया गया। तो यह 77 को हम लोग किसी से भाग दे देंगे। एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, तो हमने यह नवमांश पूछा तो नवमांश की संख्या से भाग दे देंगे, तो 9 से भाग देंगे, तो 9 बट्ठे 72, 9 बट्ठे 72, 8 मर्तबा हुआ, कटा, कितना शेष बचा? 5। तो अब यदि शेष बच जाता है, यहाँ पर यदि शेष बचता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। तो भागफल में 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया? धनु लग्न। तो धनु लग्न की कुंडली बन गई। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गई। और शेष ग्रह हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे। अब जहाँ पे 1 है, यहाँ पंचम भाव में 1 आ गया, तो पंचम भाव में अब 1 नंबर की राशि में सूर्यदेव अभी गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव लिख लेंगे। 2 नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर की राशि आ गई, तो 2 नंबर में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति लिख देंगे। तो यानी कि अंक राशियों के हिसाब से वर्तमान में जो ग्रह गोचर कर रहे हो, यह भी अंक कुंडली बनाना भी स्पष्ट हो गया। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब इसमें यदि शेष 0 आता है, यदि शेष 0 आता है, अब कोई अगर कोई पूछता है, अब यहीं पे अगर बतला दिया जाए, अब कोई अंक पूछते हैं कि 1 से लेके 108 के बीच में बोलिए जी, उसने 96 बोल दिया, 9 से भाग दे दिया, तो शेष तो बच जाएगा। अगर 99 आ गया बोल दिया, तो 11 9 99, 0, शेष नहीं बचा ना। जी। तो जब शेष नहीं बचता है तो इस भागफल में 1 नहीं जोड़ा जाता। जी गुरुदेव, कुंभ लग्न की बनेगी। तो कुंभ लग्न की बन जाएगी। अब यहाँ शेष का क्या महत्व है इसको समझ लें। तो अगर जो शेष आता है, अब धनु राशि का लग्न हो गया और उसी धनु राशि के लग्न का 5वां नवमांश हो गया, तो धनु लग्न की राशि, धनु लग्न का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? मेष सिंह का हो गया। मेष से होता है शुरू, तो 5वां नवमांश सिंह का हो गया। तो अगर अंक कुंडली पूछते हैं तो 9 से भाग देने पर यहाँ लग्न का निर्धारण कर ले, और नवमांश के लग्न की राशि निर्धारण करने के लिए इसको 12 से भाग दे दे, उसी को 12 से भाग दे दे, तो 77 को अगर 12 से भाग देते हैं तो नवमांश का लग्न पता चल जाता है। तो 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72, शेष कितना बचा? 5 आ गया शेष। 77 में से 72 जाएगा तो 5 बचेगा ना जी। हाँ। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। 0 बचा तब क्या होना जाएगा? अगर 0 बच जाता है तो अब यही धनु राशि अगर आया और इसमें 1 भी नहीं जोड़ना है, तो धनु राशि का यह अंतिमवा नवमांश हो गया। कौन सा नवमांश हुआ? आखिरी नवा 9वां नवमांश हो गया। तो धनु राशि का 9वां नवमांश कौन होता है? धनु। ना, धनु राशि का नहीं ना, यहाँ कुंभ राशि का अंतिमवा नवमांश मिथुन। मिथुन होता है ना। मिथुन आपने कहा, सही कहा।
अब इसमें 99 में अगर हम 12 से भाग देते हैं, 99 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो क्या होगा? 3 शेष रहेगा। 12 अठे 96 शेष 3। तो जो संख्या बोला जाता है, अगर उसमें जो शेष आ जाता है, 12 से भाग देने पर जो शेष आ जाता है, वही नवमांश की लग्न राशि हो जाती है अंक कुंडली में। अब स्पष्ट हो गया? अब तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना? जी नहीं गुरुजी। हाँ जी, जी नहीं गुरुजी। बात आगे बढ़ाई जाए। जी गुरुजी। अब इसके बाद में दिशा कुंडली पर आते हैं। दिशा कुंडली क्या है? जब महाराज जी का कहना है कि इस पर पुनरावृत्ति ऐसे ढंग से हो कि मन आनंदित हो जाए, तो हम भी वही कर रहे हैं कि सभी कुंडलियों की पुनरावृत्ति। तो दिशा कुंडली हम लोग कैसे बनाएं? यह ग्रामीण इलाके में ज्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ, चाहे ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाकों में नहीं, क्योंकि शहरी इलाके के जो ज्ञानी बुद्धिजन होते हैं, उनका अपना एक ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, एक निश्चित जगह पे वो बैठते हैं, निश्चित दिशा में रहते हैं। उनका ग्राहक जो होता है एक निश्चित दरवाजा से प्रवेश करता है, एक निश्चित जगह पे रखे हुए कुर्सी पर बैठता है। तो जहां पर हर चीज की निश्चितता हो, वहां पर यह दिशा कुंडली लागू नहीं होती है। लागू नहीं होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ग्रामीण इलाके में हम अपने खेत खलिहान में बैठे हुए हैं, पहले के ज्योतिषी लोग खेत खलिहान मंदिर में बैठे हुआ करते थे, अपने मठ में बैठे हुए हैं। इनसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति किसी भी दिशा से, जिस चारों तरफ की दिशाएं, सभी दिशाएं खुली हुई है, किसी भी दिशा से आ सकता है और आकर के खड़ा हो जाएगा। तो यह ज्योतिषी हो गया। अब इसके बाद में ज्योतिषी के चारों दिशाओं को देखें, इस प्रकार से करें तो यह हुआ पूरब, यह हुआ दक्षिण, यह हुआ पश्चिम, यह हो गया उत्तर। अब इसको 12 राशियों में डिवाइड करें, इसको 12 राशियों में डिवाइड करें। बारह राशि में कैसे डिवाइड करेंगे? सो देखिए, एक तो यह हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 12 राशियां 12 खाने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कोई व्यक्ति जिस दिशा से आए, अगर वह पूरब की दिशा से राइट नहीं आया, हल्का पूरब से इधर से है, तो यह मेष लग्न बना। पूरब से थोड़ा इधर पे है तो वृषभ लग्न बना। अगर ठीक अग्नि कोण की दिशा से आ रहा है तो मिथुन लग्न हो गया। अगर अग्नि कोण से थोड़े आगे और पूरे राइट दक्षिण से थोड़ा इधर, तो कर्क लग्न बना। यानी कि पूरब के ठीक बगल से एक से शुरू करके ऐसे लिख लेते हैं, और जिस दिशा से व्यक्ति आया वही दिशा कुंडली हो गई। अगर ठीक पश्चिम से थोड़ा दक्षिण दिशा से आया तो 7 नंबर की। पूरे नैऋत्य कोण से अगर व्यक्ति प्रश्न करता आया तो कन्या राशि। ठीक ईशान कोण से व्यक्ति आया तो मीन राशि। अगर ठीक वायव्य कोण से आया तो धनु राशि। दिशा कुंडली भी बनाना कोई मुश्किल है या आसान है? गुरुजी आसान तो नहीं है, पर आपकी कक्षा से ये आसान हो जाता है, क्योंकि पूर्व की कक्षा में बैठा था, बहुत आनंद आया था इसमें। अच्छा, अब इसके बाद में यह दिशा कुंडली बनाने लग्न लग्न का निर्धारण कर लेंगे, और पंचांग के सहारे से या सॉफ्टवेयर के सहारे से हम अपना लग्न कुंडली में ग्रहों को स्थापित कर लेंगे, सातवक मान देख लेंगे, या नवमांश कुंडली का निर्धारण कर लेंगे। अब इसके बाद में जो आता है, एक और कुंडली की जो चर्चा हो रही थी, आरूढ़ कुंडली। आरूढ़ कुंडली के लिए हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, चाहे समय जो भी व्यतीत हो रहा हो। क्या बनाते हैं? मेष लग्न कुंडली, काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 10, 11, 12 और पुनः हम अपने सुविधा या स्थिति के आधार पर सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उसे कोई वस्तु दे देते हैं, फूल दे दें, कोई द्रव्य दे दे, कुछ भी दे, लवंग दे, इलायची दे, कुछ भी दे। और उस वस्तु के देने से पहले अपने हाथ में उस वस्तु को ले और फिर जो है अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर सामने वाले को, प्रश्नकर्ता को दे दे, प्रश्नकर्ता को भी बोले कि आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जो मन में प्रश्न है उसको ध्यान करें। और फिर इसी और कुंडली में कहे कि किसी भी एक खाने में आप रखें, किसी भी एक खाने में रखें। सावधानी वगैरह कुछ नहीं बोले। यदि प्रश्नकर्ता जिस भाव में रख देता है, अगर यहीं पे वह सिक्का या लवंग या पेन का नोक यहाँ पे रख दिया तो यह क्या हो गया? यहीं उसके लिए आरूढ़ लग्न बना, यहीं उसके लिए आरूढ़ लग्न बना। हाँ, जहाँ पे उसका हाथ तो फिर उसी लग्न की कुंडली बना लेंगे और फलादेश कर लेंगे। या जहाँ पे उंगली रख दिया उसी को लग्न मानकर फलादेश कर देंगे, कुंडली वहीं रह जाएगी। और हम तो फिर दोबारा कुंडली नहीं बनाते हैं। अगर आरूढ़ लग्न बनवाना होता है तो सीधे मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली बनाने के बाद में सभी ग्रहों को स्थापित कर लेते हैं। फिर सामने वाले को कहते हैं कि यहाँ पर उंगली रखिए। यदि सामने में व्यक्ति आता है तो हम यहीं आरूढ़ कुंडली बनाते हैं। यदि सामने में नहीं है, फोन पर अगर फलादेश करना होता है तो अंक कुंडली बनाते हैं। यहीं 2 कुंडली हम बनाते हैं। तो फिर उसको हम कहेंगे हाथ रखने के लिए। तो जब मेष लग्न की हमने कुंडली बना लिया, सभी ग्रहों को स्थापित कर लिया, फिर उसके बाद में अगर वह 8 नंबर की राशि पर हाथ रख दिया, इसी को लग्न मान लेंगे और व्यक्ति का फलादेश करेंगे। यह है आरूढ़ कुंडली। गुरुदेव, इसका और एक विधि भी है ना, कोई दूसरा वाला ज्योतिषी? वो भी है, लेकिन हम उस विधि का उपयोग नहीं करते, हम यही करते हैं। यह भी है कि अब जिस राशि पर हाथ डाल दिया गया, 8 नंबर की राशि पर है, तो फिर इसके लग्नेश को देखें, इस भाव के स्वामी को देखेंगे कि मंगल देव कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जो ही वर्तमान में यहाँ पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। तो यह कितने भाव यहाँ से आगे हैं तो गिन लेंगे, इसी को 1 मान लेंगे, क्योंकि व्यक्ति ने हाथ यहाँ वृश्चिक राशि पे रखा है तो इसको मान लेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9वें भाव में है। यहाँ से 9वें हो गया, तो फिर मंगल से 9 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह मीन लग्न की कुंडली बनी। यह आरूढ़ कुंडली हुआ, वास्तविक आरूढ़ कुंडली यही हुआ। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। या कहीं से कोई समस्या है तो बोले आप लोग। नहीं गुरुदेव। हालांकि कई प्रकार के कुंडली आज हम लोगों ने सीखा या पुनरावृत्ति की। एक स्वर कुंडली, दूसरा अंक कुंडली, तीसरा दिशा कुंडली, चौथा आरूढ़ कुंडली। आरूढ़ कुंडली के दोनों प्रकार से, 2 प्रकार से, यानी कि हम लोगों ने 5 प्रकार से प्रश्न कुंडली बनाने का तरीका की आज हम लोगों ने पुनरावृत्ति किया। आशा करते हैं कि आप सबों को आज की कक्षा बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी सदस्य हैं अभी कक्षा में बने रहें। अभी कुछ और विशेष बातों पर हम लोग चर्चा कराने वाले हैं। 2-4-5 मिनट समय है तो चर्चा क्यों ना कर लिया जाए, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा ना। जी गुरुदेव। तो हम एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितने सदस्य हैं कक्षा में उपस्थित हैं, सभी व्यक्ति को अपनी अपनी कुंडली मालूम है।
सभी सदस्य अपने लग्नेश को देखे राशि में बैठे हुए हैं। क्या किसी सदस्य के लग्नेश अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं? जी गुरु जी, जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली का लग्नेश यदि किसी व्यक्ति का मेष, सिंह या धनु राशि में हो तो कृपया हैंड राइज करें। तो आप लोगों इन सूत्रों पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि जिसके लग्नेश अग्नि तत्व की राशि में होते हैं वह व्यक्ति जुनूनी स्वभाव का होता है, जो मन में ठान लेता है, जब तक जो मन में सोच लेता है या जो कार्य की शुरुआत कर लेता है, जब तक उसे समाप्ति तक नहीं पहुंचता तब तक वह व्यक्ति चैन से नहीं रहता। यानी कि काम शुरू करने के बाद में वह उसको समाप्ति तक ले जाना चाहता है अपनी पूरी क्षमताओं के साथ। या इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके लग्नेश अग्नि तत्व की राशि में है, वैसे व्यक्ति को यदि कोई काम शुरू कर ले और वह पूर्ण समाप्ति तक के लिए अगर अग्रसर व्यक्ति रहता है तो उसमें उसको सफलता भी मिलती है। बीच में चाहे समस्या जो आ जाए, लेकिन अंतिम सफलता उसे अवश्य मिलती है एक सकारात्मक ढंग से, अधिकांशतः मामलों में। क्या अरविंद मित्तल जी, मैंने अभी जो कहा, क्या आपके जीवन पर यह प्रभावी हो रहा है, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, सूत्र लागू हो रहा है पूरा पूरा। चलिए ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अन्य राशियों के लिए अगले दिन बोलेंगे। और इस प्रकार से जब कुंडली आए जिसके लगने से अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हों तो उनको बोलें कि आप जो है संकल्प कर लेते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपके कार्य सफल होते हैं। इसलिए आप चिंतित न हो, आपको तो ईश्वर ने दिया ही है संकल्प करने के लिए और आगे बढ़ जाने के लिए। आप चिंता न करें, जिस प्रश्न के लिए आप आए हैं एक बार संकल्प तो कर ले और अमल तो करें। अगर पूर्व में इस प्रकार ने ईश्वर आपको फल दिए हैं अधिकांशतः मौके पे, तो आप हतोत्साहित ना हो। सभी उपाय एक तरफ और आपका आत्मबल मजबूत करके काम के प्रति सजग रहते हुए आगे बढ़ जाना, यह सबसे बड़ा उपाय आपके लिए है। ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो कभी कभी अनुभव भी कुछ बात ऐसा कह जाता है या दिखला देता है, एहसास दिला देता है। क्योंकि अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, वे राशियां अग्नि का काम ही है कि जिसमें पकड़ लो, जब तक उसको समाप्त न करो तब तक चैन से बुझो ही नहीं। यही काम अग्नि का है ना, प्राकृतिक गुण तो यही है अग्नि का। तो जब राशि लगने से ही अग्नि तत्व में है तो कुछ ना कुछ तो अग्नि के गुण धर्म व्यक्ति में आएंगे या नहीं आएंगे? जी गुरुदेव।